अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर ख्वाजा तौसीफ़ अज़हर। आज अब हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वो वायरस है जो कि हेपेटाइटिस करता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल वायरसेस हैं जो कि हेपेटाइटिस काज करते हैं या जिगर की सोजिश करते हैं। हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है और ये हेपेटाइटिस बी के इस टाइम दुनिया में 400 मिलियन पेशेंट्स जो कि हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है रिपोर्ट किए जाते हैं। ज़्यादा इसकी तादाद वेस्टर्न कंट्रीज़ और गल्फ़ कंट्रीज़ वाली साइड पे है। हमारी कंट्री में इसकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे हेपेटाइटिस बी की बनस्बत। हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है? हेपेटाइटिस बी 3 ज़रिए से फैलता है। एक, माँ से बच्चे को पैदाइश के दौरान, जिसमें माँ प्रेग्नेंट हो और उसको हेपेटाइटिस बी हो तो उसके बच्चे को होने के चांसेस हैं, जिसे हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट्स से, उसमें ब्लड लगवाने से हो सकता है, सिरिंजेस से हो सकता है, नीडल शेयरिंग से हो सकता है, जैसे ये जो नशा करने वाले लोग हैं अपनी नीडल्स शेयर करते हैं, या टूथब्रश या इस तरह की चीज़ें शेयर करने से इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। और इस तरह इसकी ट्रांसमिशन का जो रिस्क है नीडल शेयरिंग से, सिरिंजेस से, इनसे इसका तकरीबन 50% इसका रिस्क ज़्यादा है हेपेटाइटिस HIV से, और 10 गुना ज़्यादा है हेपेटाइटिस सी से। तो इसका रिस्क सबसे ज़्यादा है नीडल से ट्रांसमिट होने का। उसके बाद तीसरा जो ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है या अजवाजी ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन हो सकता है। अगर एक पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है और उसे पता नहीं और दूसरे को ने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो उस दौरान ये ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये 3 किस्म की ट्रांसमिशन होगी हेपेटाइटिस बी की, जिसकी वजह से ये एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो सकता है। उसके बाद ये प्रेजेंट कैसे करता है कि एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी अगर वायरस खून में आ जाए तो ये फीवर यानी बुखार, दिल ख़राब, उल्टी, भूख का ना लगना, फ्लू लाइक सिम्टम्स यानी कि फ्लू वगैरह हो सकता है बंदे को, माइल्जियाज यानी मसल में दर्द, आर्थरेल्जिया यानी कि जॉइंट पेन्स वगैरह के साथ आ सकता है। ठीक है। अगर ये उसके बाद ब्लड जब में जाने के बाद जब जिगर में चला जाता है तो ये एक्टेरिक फेज़ करता है, यानी कि जिगर की सोजिश का फेज़ करता है, जिसमें उस दौरान अगर आप टेस्ट करें तो ALT AST ज़्यादा हो सकते हैं, जॉन्डस हो सकता है, बिलरूबिन ज़्यादा हो सकता है, और उसके अलावा जिगर बड़ा हो सकता है, साइज़ में हिपैटोमेगैली हो सकती है, छोटे पेशाब जो है ज़्यादा डार्क हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो है इसमें फीचर्स में वो ये है कि अगर ये क्रॉनिसिटी में चला जाता है, अगर लेस देन 6 मंथ्स में ये अब जिस्म अपने आप इसको निकाल देता है तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस कहलाता है। अगर ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा रहे तो इसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में ये क्या करता है कि जिगर की जो है सोजिश, उसके बाद जिगर के अंदर फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है, उसके अंदर ज़ख़म शुरू हो जाते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली जिगर जो है सिकुड़ जाता है, जिसे सिरोसिस कहते हैं। या ये जिगर के अंदर कैंसर कर सकता है, जिसे हम लिवर कैंसर कहते हैं या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। अगर जिगर सिकुड़ जाए तो ये जिगर सिकुड़ने की अलामात ज़ाहिर कर सकता है, जिसमें पाँव का सूजना, पेट का सूजना क्योंकि पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसके अलावा उल्टियाँ, खून की आना, ये भी पोर्टल हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आना शुरू हो जाते हैं, या जॉन्डस हो सकता है, या अगर आप अल्ट्रासाउंड करें या अगर आप पेट को एग्जामिन करें तो आपको जिगर और तिल्ली बड़े मिल सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी ट्रांसमिशन के बारे में। जब हमने बात की तो हम ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये ट्रांसमिशन माँ से बच्चे को होती है तो बच्चे को जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है उसमें उसके क्रॉनिसिटी में जाने के, जिसमें लगता है कि क्रॉनिक जो है 6 महीने से ऊपर रहता है इन्फेक्शन, ये सारी ज़िंदगी रहता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहलाता है, कि चांसेस 90% होते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, बच्चा इस वायरस को इतना चांसेस नहीं होते निकालने के, 10% चांसेस होते हैं निकलने के, 90% बच्चों में ये क्रॉनिसिटी की तरफ चला जाता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस की तरफ चला जाता है, जिसमें फिर आगे जिगर के सिकुड़ने के और जिगर के अंदर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जब बच्चा 5 साल या 5 साल से कम का बच्चा हो, उस दौरान इन्फेक्शन हो, तो उसमें क्रॉनिसिटी के या क्रॉनिक हेपेटाइटिस में जाने के चांसेस 30% होते हैं, 70% रिकवर करने के चांसेस होते हैं।
लेस देन 6 मंथ्स में ये रिकवर हो जाता है। और अगर एडल्ट्स में, बड़ों में ये इन्फेक्शन हो तो उसमें 90% चांसेस होते हैं रिकवरी के, 10% चांस होते हैं कि ये क्रॉनिसिटी में या क्रॉनिक हेपेटाइटिस में जा सकता है। अब इसकी तशखीस कैसे होती है? तशखीस इसकी होती है ब्लड टेस्ट से, ठीक है। एक तो नॉर्मली जिगर की टेस्ट होते हैं, जैसे सीबीसी करेंगे उसमें हमें प्लेटलेट्स कम मिलेंगे, या हमें डब्ल्यूबीसी काउंट देखेंगे तो हमें ज़्यादा या कम मिल सकते हैं, हीमोग्लोबिन कम मिल सकता है अगर ब्लीडिंग हो रही है या क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ हुआ है। आईएनआर करेंगे तो खून पतला मिलेगा हमें अगर जिगर सिकुड़ गया हुआ है। एलएफटीज करेंगे तो वो ज़्यादा मिलेंगे अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस अभी बिल्कुल बर्न आउट सिरोसिस नहीं हुआ। हेपेटाइटिस बी इटसेल्फ डायग्नोज करने का तरीकाकार ये है कि हम इसकी हेपेटाइटिस सीरोलॉजी करते हैं, जिसमें 5 चीज़ें देखी जाती हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जो एंटीजन होती है, यानी कि वायरस का अपना जो है इन्फेक्शन करने वाला मवाद, और उसके ख़िलाफ़ हमारे जिस्म में जो क़ुव्वत मुदाफ़त बनती है तो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, एंटी HBS, वो देखी जाती हैं। हेपेटाइटिस ई एंटीजन या एंटी HBE, उसके ख़िलाफ़ ई एंटीजन के ख़िलाफ़ ई एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और इसके अलावा 5वीं चीज़ है वो है एंटी HBC, यानी हेपेटाइटिस बी जो कोर एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन डिटेक्ट नहीं होती, उसकी एंटीजन ब्लड में डिटेक्ट नहीं होती, इसलिए हम उसको जो है वो एंटीजन को डिटेक्ट नहीं करते, उसके हम IgM या IgG लेवल करते हैं। तो वो अब इनकी इंटरप्रिटेशन होती हैं जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंट हैं, शायद कि आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, आम बंदों के लिए। उसमें यही होता है कि सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो आप ये समझ लें कि जी आपको हेपेटाइटिस सी है। ये एंटीजन पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो देखना होता है हमने कि इस टाइम इन्फेक्शन में है कि एक्यूट इन्फेक्शन में है कि ये रिकवरी फेज़ में जा रहा है, और उस ट्रीटमेंट के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, वो डॉक्टर्स के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जी इसकी डायग्नोसिस के बाद हम इसकी जो है वो आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। बेसिकली ट्रीटमेंट जो है इसकी डिपेंड करती है कि ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये पॉजिटिव है और इसका वायरल लोड कितना है और LFTs कितने हैं। अगर एक पेशेंट उसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस लेस देन 2000 है, 2000 नेशनल यूनिट्स पर ml है, यानी कि PCR कराते हैं और उसकी वैल्यू लेस देन 2000 आती है, और उसका हेपेटाइटिस ई एंटीजन नेगेटिव आता है और उसके LFTs नॉर्मल आते हैं, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर उसका लिवर भी नॉर्मल आता है या फाइब्रोस्कैन के ऊपर उसका लिवर नॉर्मल आता है, तो ऐसे पेशेंट में इलाज की ज़रूरत नहीं है हेपेटाइटिस बी की। क्यों? क्योंकि अगर वो क्रॉनिक इन्फेक्शन में है तो ये हमसे कह देते हैं इनएक्टिव कैरियर, ये इनएक्टिव कैरियर है। इनएक्टिव कैरियर जो होता है इसके अंदर इलाज की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है। हर साल हम इसको या 6 मंथ्स टू 1 ईयर हम इसको पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं LFTs के साथ, अल्ट्रासाउंड के साथ और PCR के साथ, देखने के लिए कि वायरस एक्टिव तो नहीं हो रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं वायरस के एक्टिव ना होने के। अब अगर पेशेंट हेपेटाइटिस ई एंटीजन पॉजिटिव है, उसका वायरल लोड 20,000 से ज़्यादा है इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml, और उसके LFTs 2 या 3 गुना नॉर्मल से बढ़े हुए हैं, या लिवर के अंदर जो है फाइब्रोसिस आ गया है स्टेज 1 और 2, या सिरोसिस हो गया है, ये सारी इंडिकेशन है कि हमने, या हेपेटाइटिस ई एंटीजन नेगेटिव है और 2000 से ऊपर इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml उसका वायरल लोड है, तो ये सारी इंडिकेशन है कि हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है इस पेशेंट की। ट्रीटमेंट इसमें क्या है? ट्रीटमेंट इसमें इंटरफेरॉन यानी पैगलेटेड इंटरफेरॉन इंजेक्शन है, जो कि मैंने को पहले नहीं बता सका कि इसकी जीनोटाइप जो है वो 10 जीनोटाइप होती हैं A से लेकर J तक। तो 10 जीनोटाइप में से जो सिर्फ A और B जीनोटाइप है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उसके लिए इंजेक्शन, इंटरफेरॉन थेरेपी, जो कि 2 साल तक इंजेक्शन लगाने होते हैं और उसके बाद चांसेस होते हैं कि ये वायरस मर जाएगा। लेकिन जितनी बाकी जीनोटाइप है उनमें ये चांसेस होते हैं कि ये जिनमें क्रॉनिक इन्फेक्शन हो चुका है वो लाइफ लॉन्ग ये इन्फेक्शन रहेगा। और हम इसको समझाते यही हैं मरीज़ों को कि जैसे आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आपने लेनी है, इसी तरह हेपेटाइटिस बी की दवाइयाँ लेनी है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का वायरस मरता नहीं है। इसमें हमारा एम यही होता है कि हम मरीज़ के जिगर को जितना नॉर्मल रख सकें, वायरस का लोड जितना कम रख सकें, और उसके अलावा
वायरस को कम रखने से फ़ायदा क्या होगा कि सिरोसिस यानी जिगर सिकुड़ने के चांसेस और कैंसर होने के चांसेस कम होंगे, इसलिए हम इसका इलाज करते हैं। वरना हमें इसका इलाज सारी ज़िंदगी करना पड़ता है वंस एक दफ़ा शुरू कर। इसलिए इसकी इंडिकेशन के क्राइटेरिया बना हुआ है कि ये वायरस लोड इतना हो, LFTs इतने हों, सिरोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा, फाइब्रोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इलाज शुरू करना है कि नहीं करना। क्योंकि एक दफ़ा इलाज शुरू कर दिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस यही होते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग इलाज चलेगा, क्योंकि वायरल को सुप्रेस एक दफ़ा कर दिया तो वो उन दवाइयों से सुप्रेस होता है, ना कि जो है ना हम मेडिसिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब दोबारा छुड़ाते हैं तो साल 2 साल के बाद पेशेंट का वायरल लोड फिर बढ़ना शुरू हो जाता है या LFTs फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसकी डिज़ीज़ आगे की तरफ प्रोग्रेस करना शुरू कर देती है। अब आगे की जी हमारे कंट्री में ज़्यादातर जीनोटाइप जो है वो C और D जीनोटाइप होते हैं। C और D जो जीनोटाइप हैं वो उनमें ज़्यादातर चांसेस ओरल थेरेपी के या ओरल मेडिसिन के जो हैं वो ज़्यादा हैं, जिसमें एंटिकाविर, टिनोफोविर, डिफोविर, लेमोविडीन ये सारी मेडिसिन आती हैं जो कि हम दे सकते हैं। ज़्यादा अच्छी ड्रग्स इसमें एंटिकाविर और टिनोफोविर हैं जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। एंटिकाविर जिनमें गुर्दे के मसले हों उनमें एंटिकाविर स्टार्ट की जाती है, अगर गुर्दे के मसले ना हो तो टिनोफोविर को प्रेफर किया जा सकता है। तो इसमें स्पेशल चीज़ जो याद रखने वाली है ट्रीटमेंट में, मैं अभी ऑब्वियसली ऑनलाइन तो मैं ट्रीटमेंट नहीं बताता होता, इसमें स्पेशल चीज़ याद रखने वाली प्रेगनेंसी वाली बात है कि अगर प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें याद रखिए कि अगर तो पेशेंट पहले से हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की है और वो ट्रीटमेंट ले रही है तो हम ट्रीटमेंट को नहीं छेड़ेंगे, हम ट्रीटमेंट जारी रखेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आई कि जी ये बिल्कुल ही स्टॉप कर देनी चाहिए मेडिसिन। लेकिन अगर एक पेशेंट को नया इन्फेक्शन हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान तो हम जब तक कि ये इन्फेक्शन बहुत सवेयर किस्म का ना हो या पेशेंट की लाइफ को रिस्क ना हो या जिगर को रिस्क ना हो या बेबी को रिस्क ना हो तो हम इस ट्रीटमेंट को डेफर करते हैं, यानी कि मुलतवी करते हैं अनटिल अनलेस की डिलीवरी ना हो जाए। डिलीवरी के बाद माँ को भी ट्रीट करते हैं और बच्चे को भी हम वैक्सीनेशन भी लगाते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगाते हैं। ये तो होगी ट्रीटमेंट की बात। अब आ गई बात प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन की बात मैंने आपको बताया था कि 3 मोड्स हैं ट्रांसमिशन के। एक तो जो बताया था ब्लड के थ्रू, पे ब्लड को हमें स्क्रीन करना चाहिए, हमें किसी का ब्लेड यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें किसी का टूथब्रश यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें किसी की सिरिंजेस यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें स्टेरलाइज यूज़ करनी चाहिए। दूसरा सेक्सुअल ट्रांसमिशन है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन में अगर किसी पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है तो दूसरे पार्टनर को वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए हेपेटाइटिस बी की। वैक्सीनेशन कराने का तरीका ये है कि 3 डोजेज़ लगती हैं आम बंदों में, 0, 1 और 6। यानी पहली अगर आज लगी है, दूसरी 1 महीने बाद पहली से, और तीसरी जो है 6 महीने बाद पहली डोज से। अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या किडनी डिजीज़ है, हीमोडायलिसिस के ऊपर है, तो उसे 4 डोजेज़ लगेंगी और वो 4 डोजेज़ जो हैं वो भी इसी तरह लगेंगी। और उसके बाद आ जाएगी जी अगर पेशेंट जो है वो जो ऐसा पेशेंट है जो कि ऐसी माँ को पैदा हुआ है जिसमें हेपेटाइटिस बी है, तो उसमें बच्चे को बर्थ के ऊपर ही हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम लगा देंगे जो कि एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं। उसके साथ ही पहली डोज दे देंगे वैक्सीनेशन की, उसके बाद फिर पहले मंथ पे और फिर 6 मंथ्स पे। और आजकल आपको पता है कि बच्चों के ये प्रोग्राम में, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ये शामिल है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन। तो ये एक तरीक़ाकार है प्रिवेंशन का। तो ट्रीटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिवेंशन के ऊपर है। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये प्रिवेंशन करें, और इसमें हाथ धोने या बर्तन धोने का इतना रोल नहीं, वो हेपेटाइटिस ए और ई में रोल है। बी और सी का ट्रांसमिशन पैरेंटल ट्रांसमिशन होता है। तो पैरेंटल ट्रांसमिशन में यही है कि आप चीज़ें स्टेरलाइज यूज़ करें, आप अपनी बॉडी के ऊपर किसी दूसरी बॉडी की चीज़ें यूज़ ना करें यूज़ की हुई, जैसे सिरिंजेस हो गई या ब्लेड्स वगैरह हो गए। उम्मीद है आपको मेरा हेपेटाइटिस बी के ऊपर लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपका कोई सवाल हेपेटाइटिस बी के ऊपर हो तो ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अगला लेक्चर मैं हेपेटाइटिस सी के ऊपर आपको दूंगा और हेपेटाइटिस सी के मुतालिक, जो कि बड़ा कॉमन है हमारे मुल्क में, उसके मुतालिक बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।